नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या बहन मायावती पॉलिटिकल हाराकीरी यानी राजनीतिक आत्महत्या की राह पर चल रही हैं? क्या उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य तो गड्ढे में डालेंगी ही, बीएसपी को भी खाई में गिरा देंगी और जो दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़ा था, दलित मतदाता उनके साथ उम्मीद से जुड़े थे, उनसे वो धोखेबाजी करेंगी सिर्फ इसलिए कि उनके स्वार्थ कहीं और जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि उन पर कहीं से ऐसा दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से वो बड़े ही अटपटे फैसले ले रही हैं, बगैर ये सोचे कि उनके और उनकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। अब देखिए कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर उनके साथ क्या किया है। सबसे पहले तो वो उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाकर ले आई। फिर चुनाव के दौरान जब एक बहुत ही तेज तर्रार किस्म का भाषण दिया आकाश आनंद ने, तो उनको आनन फानन में पार्टी की जो जिम्मेदारी दी थी उससे हटा दिया और यहाँ तक कि उनकी चुनावी सभाएं भी बंद करवा दी। इसके बाद आकाश आनंद की फिर वापसी होती है और मायावती उम्मीद जाहिर करती हैं कि वो अपनी गलतियों से सबक ले चुके होंगे, ज़्यादा परिपक्वता दिखाएंगे। मायावती उन्हें थोड़ी सी ढील देती हैं, इक्का दुक्का प्रदेशों में जाने, चुनाव प्रचार करने की इजाज़त देती हैं। लेकिन अब पिछले 2 दिन का, बल्कि यूँ कहें कि पहले कुल मिलाकर 24 घंटे का जो घटनाक्रम है वो बड़े अजीबोगरीब ढंग से घटा है। उन्होंने पहले तो आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, सारी जिम्मेदारियों से एक झटके में मुक्त कर दिया, साफ कह दिया कि वो उनके उत्तराधिकारी नहीं हैं, वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया। और 24 घंटे बीतते न बीतते उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर फेंक दिया। पूछा जा सकता है कि आखिर आकाश आनंद की गलती क्या थी। बहन मायावती उसके लिए उनके जो ससुर हैं सिद्धार्थ, उनको दोष ठहर दे रही हैं कि आकाश आनंद अपने ससुर के प्रभाव में थे और पार्टी में उनके ससुर गुटबाजी कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल बाहर किया। कितना अटपटा है मायावती का ये पूरा जो घटनाक्रम उन्होंने बनाया है, या यूं कहें कि जिस तरह से उन्होंने 24 घंटे में एक्ट किया है, वो क्या कहता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मायावती राजनीतिक ढंग से ठीक ढंग से सोच भी पा रही हैं। वो ये समझ भी पा रही हैं कि नहीं, कि इस तरह की हरकतों से उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि आकाश आनंद जब आए थे तो एक धूमकेतु की तरह उभरे थे। ठीक है कि वो परिवार से ही लेकर आई अपना उत्तराधिकारी और इसको लेकर ढेर सारे सवाल खड़े किए कि कांशीराम से लेकर मायावती तक वंशवाद का विरोध करते थे, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में कोई दूसरा व्यक्ति उत्तराधिकारी के रूप में नहीं मिला। अपनी विरासत सौंपने के लिए उन्होंने अपने कुनबे से बाहर किसी को नहीं ढूंढा, अपने भतीजे आकाश आनंद को ही लाकर खड़ा कर दिया। इस पर उंगलियां उठी, लेकिन आकाश आनंद ने बहुत ही कुछ समय में अपनी धाकड़
भाषण शैली के जरिए भी एक प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया था और बीएसपी का मतदाता उनसे जुड़ने भी लगा था और उनको भविष्य के नेता के रूप में देखने भी लगा था। तो ये एक बहुजन समाज पार्टी को फिर से जिंदा करने, सक्रिय करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता था। लेकिन आकाश आनंद ने एक भाषण दिया और उस भाषण पर उन्होंने बड़ी कड़ी सजा उनको सुना दी। भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की तरह, आतंकवादी संगठन की तरह है, वो तालिबान की तरह है, वो बुलडोजर का सोच है उसका। और बड़ा तीखा हमला था बीजेपी का बीच चुनाव में बीजेपी पर। और अगले ही दिन उनको घर बिठा दिया गया। तो इसका सीधा सा मतलब यही निकला और निकाला गया और निकलता भी है कि चूंकि बीजेपी पर इतना तीखा अटैक किया था और शायद मायावती की पिछले कुछ समय से रणनीति ये नहीं है कि बीजेपी पर हमला करें, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु समाजवादी पार्टी को मानती हैं, कांग्रेस पार्टी को मानती हैं, बीजेपी को उतना नहीं मानती जिसके बारे में वो पहले कहती थी ये तो मनुवादी पार्टी है, ये तो ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये दलितों को गुलाम बनाए रखने वाली पार्टी है। तो बीजेपी के प्रति नरम, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रति सख्त, ये उनकी नई रणनीति बन गई थी, उनकी नीति बन गई थी। और इस वजह से इसके पीछे क्या वजह थी? बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो मायावती के खिलाफ मामले मुकदमे हैं करप्शन के, उनकी फाइलें लेकर अमित शाह और मोदी बैठे हुए हैं और उन्होंने मायावती को अपने एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। जब कभी भी उन्हें इस्तेमाल करना होता है, कई तरह से करते हैं। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे चुनाव में वो इस तरह की भूमिका निभाती हैं जिसमें बीजेपी को फ़ायदा हो और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। इस वजह से उनकी पूरी भूमिका संदिग्ध हो गई है, उनकी पूरी राजनीति संदिग्ध हो गई है और अब लोग मानते हैं कि वो दरअसल बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं। और आपने देखा भी होगा कि बीजेपी के खिलाफ किसी आंदोलन में वो नहीं उतरी। दलितों पर इतनी बार, इतनी जगह अत्याचार हुए, हाथरस वाला कांड हुआ, बनारस वाला कांड हुआ, कितने सारे कांड एक के बाद एक होते चले गए, लेकिन कभी भी वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने मैदान में नहीं उतरी। तो सीधा सा इसका मतलब यही निकलता है कि वो बीजेपी के साथ अंडर हैंड डीलिंग कर रही हैं और समाजवादी पार्टी और विपक्ष को, पूरे इंडिया गठबंधन को कमज़ोर कर रही हैं। लेकिन दूसरों को कमज़ोर करना एक बात है। मान लिया कि समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिद्वंदी है, उससे भी उनकी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी का तो बहुत अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन अगर दोनों उसके दुश्मन हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, और अगर बीजेपी ज़्यादा बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, तो उनके निशाने पर कौन होना चाहिए? ज़्यादा बीजेपी होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के बारे में वो उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाती है। तो इसलिए ये अगर लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये मायावती दबाव में हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो ब्लैकमेल हो रही हैं और इस वजह से इस तरह की राजनीति कर रही हैं, और जिसमें उनका अपना भतीजा भी शिकार बन गया है, पार्टी से ही बाहर कर दिया गया। लेकिन इस राजनीति से बीएसपी और मायावती दोनों अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव में बहन मायावती ने 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे देश भर में।
543 में से 488 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और क्या नतीजा रहा? राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें 2.04% मत मिले और उत्तर प्रदेश में उसका जो वोट शेयर है वो गिरकर इकाई में आ गया, 9.39% तक पहुंच गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती के जो वोट थे उत्तर प्रदेश में वो 22.23% थे, लगभग 22.5% थे। और उस जो उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें गिरकर 12.88% हो गया। तो ये उनके पार्टी के वोट बैंक में लगातार क्षरण हो रहा है, गिरावट हो रही है। 2017 में वो केवल 19 सीटें जीत पाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा पार कर गई थी। 2019 के चुनाव में चूंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, इसलिए उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें जीतने में वो कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार अकेले लड़ी और उन्हें 0 सीटें मिली, एक भी सीट नहीं मिली। तो जहां मिलजुल कर चुनाव लड़ने में फ़ायदा है वो भी नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही हैं? ये अब खुली किताब बन चुका है सबके लिए। ये कोई कयास लगाने की ज़रूरत नहीं, किसी अटकल अनुमान की ज़रूरत नहीं है। अगर मायावती अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हैं तो ये तो नहीं माना जा सकता कि उन्हें उसका दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा। लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रही हैं तो इसका मतलब है कि उन पर कोई ना कोई दबाव काम कर रहा है और उस दबाव की वजह से वो इस तरह के फैसले ले रही हैं। और ये फैसले ऐसे समय में ले रही हैं जब उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है और विपक्षी दलों से तालमेल बिठाकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करने में जुटने का वक्त है, क्योंकि ये आखिरी चुनाव होगा उनका। अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी भी उनका जो वोट बैंक है, खासतौर से युवा वर्ग है, वो टूट कर छिटक कर दूसरी पार्टियों में जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में जा रहा है, कांग्रेस में जा रहा है। और जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा इस विधानसभा चुनाव, माफ़ कीजिए, लोकसभा चुनाव में 2024 के, तो उनके पक्ष में भी दलित मतदाता गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक दलित एजेंडा अख्तियार कर लिया है जिसमें वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात करें। तो वो मतदाता वर्ग है एक बड़ा। देखिए, बीएसपी का वोट बैंक मेनली जाटो था जो कि 9-10% है, और बाकी नॉन जाटो और मुस्लिम मतदाता थे जो बनकर उसका 20-21-22% तक जाता था। अब चूंकि चुनाव मायावती इस तरह की भूमिका में है जिसमें बीजेपी के साथ मिली हुई दिखती हैं, इसलिए मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। नॉन जाटो मतदाता भी लगभग शिफ्ट हो चुका है कांग्रेस पार्टी की तरफ, या आप कहें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी की तरफ। इन दो पार्टियों की तरफ शिफ्ट कर गया। जाटो वोट बैंक भी धीरे धीरे उसमें क्षरण हो रहा है, वो भी खिसक रहा है। यानी मायावती की अपनी जाति के जो वोट हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो मायावती को शायद ये एहसास नहीं है, या एहसास होगा, पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अपनी ज़मीन खिसकते हुए देख रही हैं मगर कुछ कर नहीं पा रही। वापस लौटते हैं आकाश आनंद के सवाल पर। आकाश आनंद
एक उभरता हुआ नेता था, अच्छा स्पीकर है, आर्टिकुलेट है, एग्रेसिव है, जो कि आज की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको थोड़ा मांझ देते आप, थोड़ा उसको समझा देते। और ऐसा क्या हो गया कि आपने उनके ससुर का बहाना बनाकर उसको जिबह कर दिया, उसकी बलि चढ़ा दी? क्या आप खुद आकाश आनंद से खतरा देख रही थी कि आकाश आनंद की लोकप्रियता बढ़ रही है, कल को आपको ही वो किनारे न कर दे, ये डर सता रहा था आपको? या ये बीजेपी का दबाव है, या ये बीजेपी का एजेंडा है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म कर देना है, उसका अस्तित्व ही मिटा देना है, और ये काम वो खुद नहीं करेगी बीजेपी, बीएसपी से ही करवाएगी। बीएसपी ही अपने आप को ख़त्म करेगी अपनी करतूतों के ज़रिए, और इसमें मायावती सबसे बड़े टूल बनेगी। तो मायावती दबाव में, भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से, और क्या क्या चीज़ें मोदी शाह के पास हैं उनके बारे में, उनको लेकर मायावती की पूरी राजनीति को वो नियंत्रित कर रहे हैं। सारे सूत्र अब मायावती के पास नहीं हैं, वो मोदी शाह के पास हैं, बीजेपी के पास हैं, और बहन मायावती केवल ऊपर से जो इशारे मिलते हैं उसके आधार पर एक्ट कर रही हैं। और आकाश आनंद बीजेपी को डाइजेस्ट नहीं हुए होंगे, ये साफ है। जिस तरह से उस भाषण के तुरंत बाद उनको हटाया गया था, उनकी भूमिका को बहुत कम कर दिया गया था, और अब जब वो उनको पहले तमाम पदों से हटाया गया और फिर पार्टी से ही बाहर कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आकाश आनंद अगर आज किसी और पार्टी में जाकर शामिल हो जाएं, कांग्रेस में शामिल हो जाएं, तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी चोट बहन मायावती के वोट बैंक पे और लगेगी, क्योंकि जो समर्थन आकाश आनंद ने अपने लिए जुटाया था बहुजन समाज पार्टी के अंदर, वो उनके साथ पूरा तो नहीं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट करके उस पार्टी की तरफ चला जाएगा जिसमें वो खुद जाएंगे। मुझे पता नहीं है कि ये आकाश आनंद ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे, या बहन मायावती ने कुछ अंदर खाने कुछ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ की हो कि अभी तो मैं ये कर रही हूँ, थोड़ा धीरे रुको, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर वापसी करेंगे और फिर आपको लॉन्च करेंगे विधानसभा चुनाव के पहले। अगर इस तरह की कोई रणनीति हो तो हमें नहीं पता। ये होती है, कई बार इस तरह से भी काम किया जाता है। अगर इस तरह की रणनीति है तो और बात है, आकाश आनंद फिर चुप बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब मायावती जी उनको बुलावा भेजती हैं, उनको जिम्मेदारियां देती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आकाश आनंद हो सकता है कि अब दूसरे राजनीतिक विकल्प तलाशें, और उनके पास राजनीतिक विकल्पों की कमी नहीं होगी जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस तो उन्हें दोनों हाथों से लपकने के लिए तैयार रहेगी, और वहाँ एक बड़ा चेहरा, ठीक ठाक अच्छा चेहरा, आकर्षक चेहरा, दलितों को लुभाने वाला उसे मिल जाएगा, जो उस पार्टी के रिवाइवल की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के दबाव में मायावती अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और एक जो दलित मूवमेंट उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ था उसको तबाह कर दे रही हैं। आकाश आनंद के साथ जो कुछ उन्होंने किया है वो भी इसी की तरफ इशारा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।